जंग ज़दा यूक्रेन से हिंदुस्तानी शहरियों बिलखुसूस तलबा को वापस लाने के सिलसिले में वजारत ख़ारजा की जानिब से कई इक़दामात किए जा रहे हैं। कई तलबा को वापस भी लाया गया है, लेकिन अभी भी कई तलबा और शहरी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इन शहरियों के ताल्लुक़ से कई चौंका देने वाली वीडियोज़ सामने आई हैं। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह रूसी अफवाज मजालिम ढा रही है। इन वीडियोस को देखने के बाद अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दुनिया तीसरी जंग अज़ीम की तरफ पेशकदमी कर रही है। हालांकि अक़वाम मुत्तहिदा भी इस मामले में खामोश है। रूसी अफवाज की मजालिम की वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। बताया जाता है कि इन वीडियोस में कई ख़वातीन के अगवा के भी वाक़यात सामने आए हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से हनूज़ इस सिलसिले में कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। नमस्कार, मैं कुशवाहा अर्पिता इलाहाबाद से। मैं शेख नमीरा मुंबई से। मैं पाटिल लोकेश गुजरात से। मैं मोहित हरियाणा से। मैं राहुल कुमार सिंह बिहार से। मैं यमनदीप कुरुक्षेत्र से। मैं दुबे निधि मुंबई से। मैं विभूति पंचोली गुजरात से। और हम सब सुमी स्टेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं और हम यहाँ पे यूक्रेन में ईस्टर्न साइड पे फंसे हुए हैं, जो 3 तरफ से रशिया का बॉर्डर है और एक तरफ खार्किव सिटी का बॉर्डर है। और हमें अगर ये बॉर्डर से वो बॉर्डर जाना है तो हमें बहुत दूर ट्रैवल करना पड़ेगा थ्रू ट्रांसपोर्ट्स, जो कि बिल्कुल सेफ नहीं है। जो हमारी इवैक्यूएशन टीम है इंडिया की, वो निकाल रहे हैं बच्चों को वेस्टर्न साइड से, जो कि बहुत सेफ तो नहीं कहूंगी, लेकिन बहुत क्लोज है और वो एस्केप कर सकते हैं। बट हम जो ईस्टर्न साइड पे फंसे, जहाँ पे दिन भर बॉम्बार्डमेंट्स और शेलिंग है, वो बहुत ज्यादा अनसेफ है। हम फूड और पैसे से कैश आउट है, हम लोग एटीबी नहीं जा सकते, जो हमारे यहाँ का जनरल ग्रोसरी स्टोर है, इसीलिए। और यहाँ पे हमें हमारी बिल्डिंग के सामने आज सुबह में बहुत सारे स्नाइपर्स दिखे हैं, जो हमें अलर्ट किया गया है कि आप विंडोज से दूर रहे। ये वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं कि हम ये जल्दी से जल्दी वायरल हो और हमें हमारी इंडिया की टीम जो इवैक्यूएट कर रही है वो हमें इवैक्यूएट करे यहाँ से। हमें यहाँ से तो वेस्टर्न बॉर्डर से नहीं निकाला जा सकता है, बट ईस्टर्न बॉर्डर से जो रशिया का है वहां से हमें निकाला जा सकता है। तो हम सब यही अपील करना चाहते हैं हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से और हमारे सारे स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि प्लीज हमें जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट किया जाए, क्योंकि हमारे पेरेंट्स की हालत बहुत खराब है, वो बहुत पैनिक और ट्रॉमा में है। हमें एक्चुअली कॉल पे बात करने के टाइम पे इतना डर लगता है हमारे पेरेंट्स से कि हम कोई ऐसा वर्ड ना बोल दें कि वो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाए। सो प्लीज एवरीवन, जब भी यहाँ रिक्वेस्ट यू गाइस, जब भी यहाँ एयर अटैक शुरू होती है तो हमें सायरन बज जाती है, तो हम बंकर में चले जाते हैं। फिर हमें तब बहुत ज़्यादा हम पैनिक कर जाते हैं। हमें लगता है शायद हम बंकर से वापस आ पाए, फिर फैमिली से कभी बात कर पाए या नहीं, मतलब अलग ही स्थिति हो जाती है वो। और बंकर्स में, हमारे बंकर्स जो है वो जमीन के अंदर है, तो हमें वहाँ पे वॉशरूम फैसिलिटीज, पानी, ये सब नहीं मिलता है, ना हम कुकिंग कर सकते हैं, नो चार्जिंग पॉइंट्स। और द फैक्ट इज दिस कि हम सारे प्रिजर्व फूड खाकर वहाँ पे रहते हैं, कभी 2 घंटा, कभी आधा दिन, कभी मे बी 1 दिन, और या तो फिर दिन बढ़ भी सकते हैं अकॉर्डिंग टू द अलर्ट अलार्म और ये सब। तो इट्स वेरी डेंजरस गाइज, प्लीज हेल्प अस एंड प्लीज इंडिया की टीम से रिक्वेस्ट है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए। हम लोगों के पास इस वक्त कैश बिल्कुल खत्म है और हमारे कार्ड्स भी, इंडियन कार्ड्स भी यहाँ पे ब्लॉक हो चुके हैं, तो हम कहीं से कैश भी नहीं निकलवा सकते और एटीएम्स भी कैश आउट हो चुके हैं। हैदराबाद के मुत्तसिल अजला के आटोज़ को शहर में दाखिल होने से रोकने, ऑटो ड्राइवर्स के खिलाफ कार्रवाई को मजालिम और RTA अहदेदारों, ट्रैफिक पुलिस पर इम्तियाज़ का इल्ज़ाम लगाते हुए रैली निकालने की कोशिश की गई। सईदाबाद की सिंगारेनी कॉलोनी से खैरताबाद में वाक़ RTA कमिश्नर के दफ्तर तक ऑटो रैली निकालने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने इस रैली को नाकाम बना दिया और एहतजाजियों को हिरासत में ले लिया। इस रैली में शरीक एहतजाजियों ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि नलगुंडा और दीगर अजला में CNG फिलिंग मराकज़ ना होने की वजह से उनको शहर में आने की सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। ఏదైతే SC ST BC మైనారిటీ సోదరులు మాకు రోడ్ ఎక్కితే కానీ ముఖ్యంగా ఈరోజు SC ST BC ఈరోజు SC ST BC మైనారిటీ సోదరులు
ఏదైతే డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి వచ్చి హైదరాబాద్ బతుకుదేరు కోసం వచ్చి రోడ్ ఎక్కితే కానీ డొక్కాడని పరిస్థితిలో ఈ యొక్క పేద ప్రజలు రోజు ఆటో నడిపితే కానీ ఒక 200-300 సంపాదించని ఈ జీవన ఉపాధి మా పేద ప్రజలది. అలాంటిది కేవలం కాలుష్య నియంత్రణ కోసమే ఈ గ్యాస్ బండ్లు తెచ్చింది. మరి నేను ఈ ముఖ్యమంత్రి ధోరణి అడుగుతున్నా, మరి కమిషనర్ ఆర్డర్ ఇచ్చిన కమిషనర్ అడుగుతున్నా, ఈరోజు కాలుష్య నియంత్రణ కోసం నువ్వేం చేయాలి? పేద ప్రజల కడుపు కొట్టాలా? నువ్వేం చేస్తున్నావు? నీకు నిజంగా కోపం ఉంటే మా ఈపుల మీద 2 దెబ్బలు కొట్టు, కానీ మా కడుపుల మీద కొట్టే నీకు హక్కు ఎవరిచ్చారు? ఈరోజు డిస్ట్రిక్ట్ బండ్లు హైదరాబాద్లో నడవద్దని ఒక్కొక్క బండికి 30,000 సీజులు చేస్తారు. ఎవనబ్బా సొమ్మది? ఎవరు కడతారు 30,000 సీజులు? చెప్పండి. రోజు 200-300 సంపాదించండి ఈ ఆటో డ్రైవర్లు 30,000 ఛానళ్ళు వేస్తే ఎవరు కడతారు? హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ ఆటోలు హైదరాబాద్లో నడవలేమా? ఈరోజు ఇదే ముఖ్యమంత్రి గజ్వేల్ ఎమ్మెల్యే కదా, మరి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ఎందుకు అంటుండు? ఎందుకు డిస్ట్రిక్ట్ బస్సులో రానిస్తారు? ఎందుకు క్యాబ్లో రానిస్తారు? ఈ ఆటోలేనా వచ్చింది మీకు? దీంట్లో ఆటోల డ్రైవర్లలో ఈరోజు ఆటో డ్రైవర్ల యూనియన్ అంతోనే ఈరోజు మొత్తం చంపాపేట నుంచి నేనావత్ కిషన్ నాయక్ గారి ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు ఆర్టీఏ కమిషనర్ని ముట్టడిస్తున్నాము, ఆర్టీఏ ఆఫీస్ని ముట్టడిస్తాము, ఇదే ఆటోలు తీసుకొని ప్రగతి భవన్ని ముట్టడిస్తాము, హెచ్చరిస్తున్నాము. बीजेपी के रुकन असम्बली रघुनंदन राव को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। रघुनंदन राव रियासती असम्बली में दूबाक हलके की नुमाइंदगी करते हैं। एलबी नगर टोल गेट के करीब मलकपेट पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। करमन घाट में मंदिर के करीब ज़ाफ़रानी जमात की जानिब से धरना प्रोग्राम में शिरकत की अपील की गई थी, जिसमें शिरकत के लिए वो जा रहे थे। इसी दौरान उनके साथ साथ इस धरने में शिरकत के लिए आने वाले बीजेपी के दीगर कायदीन और कारकुनों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ट्रैफिक चालानात अदा न करने वाले गाड़ी सवारों और आरटीसी बसों को बड़ी राहत पहुंचाते हुए तेलंगाना पुलिस ने एक ही वक्त में उनको ये चालानात की रकम अदा करने की सहूलत दी है। रियासत भर में 6 करोड़ चालानात हैं, जिनकी रकम 1,750 करोड़ रुपए होती है। यकुम मार्च से इस पेशकश का आगाज़ होगा, जो 1 माह तक जारी रहेगी। पुलिस ज़राए ने कहा कि ज़ेर इल्तवा चालानात पर डिस्काउंट के ज़रिए अवाम को राहत पहुँचाने के सिलसिले में हुकूमत से उसूली तौर पर रजामंदी हासिल कर ली गई है। कल से ट्रैफिक पुलिस और पूरा तेलंगाना पुलिस की तरफ से ये व्हीकल यूज़र्स को हमारा तरफ से इन लोगों को भारी डिस्काउंट दे रहे हैं। डिस्काउंट मतलब बाइक्स को ऑलमोस्ट 75% डिस्काउंट दे रहे हैं, चालान में 25% भरना है, और ये कार्स और हेवी व्हीकल्स को 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब 50% भरना है, और आरटीसी ड्राइवर्स को अराउंड 30% भरना है, 70% डिस्काउंट है। ये पुश कार्ड्स वालों को 20% पे करना है और 80% डिस्काउंट है। और बहुत सारे लोगों पे भी ये नो मास्क केसेस भी है, तो इसमें 90% डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब 10% भरना है। 1000 फाइन था, तो अब 100 भरने से इनका चालान माफ़ी हो जाएगा। तो ये भारी डिस्काउंट्स ये कोविड की वजह से लास्ट ईयर्स में से पब्लिक को बहुत दिक्कत हुआ, और इसी वजह से हम पुलिस डिपार्टमेंट और सब स्टेक होल्डर्स ने ये डिसीजन लिए। मार्च 1 से ये शुरू होता है, मार्च 1 से लेकर मार्च 31 तक ये डिस्काउंट हमारा तरफ से यूज़ कर सकते हैं। नहीं, आप व्हीकल यूज़र्स तेलंगाना ई चालान वेबसाइट को एक्सेस होना है, और वहाँ लिंक रहता है, और लिंक में क्लिक करने से इनको इनका पूरा चालान, मतलब चालान अमाउंट कितना है और डिस्काउंट लेने के बाद कितना पेमेंट करना है वो पूरा आता है, और इनका फ़ोन को भी एक SMS भी, चालान्स क्लियर होने के बाद SMS भी आता है। तो ऑनलाइन पे ही करना है। नो मास्क चालान आप जो बताए, हाँ 90% डिस्काउंट होते हैं, हाँ, तो ये आप जो 30-25% नहीं, इसमें से बहुत सारे लोगों को ये व्हीकल पे ही चालान डाले। ये कोविड के टाइम में नो मास्क केसेस 1000 रुपये कुछ फ़ाइन डाले, तो इसको भी वो व्हीकल चालान ई चालान हिस्ट्री में भी वो है, तो 90% भरने से वो 10% भरने से 90% डिस्काउंट मिलता है।
नहीं, कुछ नहीं है, यूज़र चार्जेस भी पूरा इसमें 25% में ही इंक्लूडेड है सब। वर्क करते वो लोग जो है ना एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, हम तुम्हारे काम नहीं, किसी को इसलिए वर्चुअल मोड में कर रहे हैं, और आप फ़ोन से भी कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, गूगल पे से भी कर सकते हैं आप, और अगर जाना है तो ई सेवा मी सेवा सेंटर्स में भी जाके वहाँ से भी कर सकते हैं। तो इतना पेमेंट गेटवेज को, मतलब बैंक को जाके वहाँ से भी कर सकते हैं, तो इतना पेमेंट गेटवेज है। तो अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो हमारा कंपाउंड बूथ को भी कंपाउंडिंग बूथ भी है, वहाँ भी आके वहाँ भी भर सकते हैं। हेल्पलाइन नहीं, हेल्पलाइन नंबर नहीं है। रियासती वक्फ बोर्ड के इंतखाबात आज हुए। राय दही का आगाज़ सुबह 11 बजे हुआ, जो दोपहर 1 बजे तक जारी रही। 475 जुमला अरकान के जिमला 220 अरकान ने अपने हक़ राय दही से इस्तेफ़ादा किया। 7 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। हिंदुस्तान में कोरोना की चौथी लहर इम्कान है कि जून में सामने आएगी। IIT खड़गपुर के साइंसदानों के हालिया तजिए में इस बात का पता चला है। इस तजिए में कहा गया है कि ये लहर आइंदा 3 से 4 माह तक बरकरार रहेगी। इसकी शिद्दत का इन्हिसार कोरोना की नई शक्ल के मामले पर होगा, और मुल्क में टीका अंदाजी के मौक़िफ़ पर भी इसकी शिद्दत मुनहसर होगी। ये तहक़ीक़ एस प्रसाद राजेश्वर भाई, सुब्बारा शंकरधार और दीगर तलबा ने किया है। इन तलबा का कहना है कि कोविड-19 की चौथी लहर का IIT के में तज्जिया किया गया है और इसकी तफसीलात से वाकिफ़ करवाया गया है। जमीयत अहले हदीस हैदराबाद और सिकंदराबाद की जानिब से हिफ्ज़ मुसाबक़े का जलसा तक़सीम असनाद व इनामात मरकज़ अहले हदीस लंगर हाउस में मुनक़िद हुआ। इस जलसे की सदारत मौलाना असगर अली मदनी अमीर मरकज़ जमीयत अहले हदीस ने की। इस मौके पर 200 हुफ़ाज़ को इनामात व असनाद दिए गए। इस जलसे में अहम शख्सियतों और दीगर ने भी शिरकत करते हुए तलबा की हौसला अफजाई की। इसमें मदारिस के तलबा भी थे, स्कूल्स के तलबा भी थे और मकातिब के तलबा भी मौजूद हैं। इसके लिए रईस मुसाबका ने अपनी टीम तश्कील दी। हकम साहिबान जो तकरीबन 25 उलमा-ए-किराम पर हुफ़ाज़ पर मुश्तमिल रही और उन्होंने काफ़ी मेहनतें की है इस मुसाबक़े को कामयाब करने के लिए। गुज़िश्ता 4 महीने से जमीयत की ज़िम्मेदारान की निगरानी में ये अमल चल रहा है और इस मुसाबक़े में जमीयत को काफ़ी मसाइल से भी दो चार होना पड़ा, लेकिन जमीयत के ज़िम्मेदारान ने तय किया कि हम किसी भी तरह ये मुसाबक़ा करेंगे, चाहे इसके कितने भी अखराजात हों। जमीयत के ज़िम्मेदारान ने, बिलख़ुसूस अमीर जमीयत ने मुसाबक़े को कामयाब करने के लिए और इसके इनेकाद के लिए बड़ी तवज्जो की। उनके साथ उनके तमाम मुरफ़ा ने बड़ी मेहनतें की है। मुसाबक़े में जहाँ शेख मदनी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया और उनके साथ साथ लजना के तमाम हजरात ने भी काफ़ी मेहनतें की है। मैं इस मौके पर शेख ताहा खालिद उम्मी मदनी का भी मशहूर हूँ कि उन्होंने इस मुसाबक़े में काफ़ी हमारी मदद की है और रहनुमाई फरमाई है। तो मैं अपनी बात खत्म करने से पहले फिर एक मरतबा मुसाबक़ा कमेटी के ज़िम्मेदारान का, लजना का, तमाम हकम साहिबान का और आप तमाम सरपरस्तों का कि आपकी दिलचस्पी मेहनत से आपके बच्चे यहाँ पर इस मुसाबक़े में हिस्सा लिए। अल्लाह ताला को दुनिया और आखिरत की नेमतों से नवाजे। अब मैं तासुरात के लिए सबसे पहले
करमन घाट इलाके में पुलिस ने बीजेपी के लीडरों और कारकुनों को हिरासत में ले लिया जो वहां धरना प्रोग्राम के लिए जमा हुए थे। इस मौके पर इन बीजेपी कारकुनों और लीडरों की पुलिस से बहस और तकरार हो गई, जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में हुक्मरान जमात टीआरएस की ईमा पर पुलिस गौ रक्षकों के खिलाफ मामला दर्ज कर रही है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि गौ रक्षकों पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही है। बीजेपी के एहतजाजी कायदीन और कारकुनों ने पुलिस के रवैये पर बरहमी का इजहार किया। उनकी पुलिस के साथ बहस और तकरार भी हो गई। मलकपेट में वाक़े फिन डेफ आश्रम का सालाना जलसा मुनक़िद किया गया। मेहमान खुसूसी के तौर पर बीवरेजेस कॉरपोरेशन के साबिक़ सदर नशीन देवी प्रसाद ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना क़ुव्वत गोयाई से महरूम अफराद की बहबूद के लिए मुनासिब इक़दामात कर रही है। सेंट्रल जोन क्राइम टीम सीसीएस ने यात्रा के लिए जाने पर एक घर को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात अंजाम देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया। जॉइंट कमिश्नर पुलिस गजाराव भोपाल ने बताया कि शिकायत कुरिंदा गणपति साकिन गन फाउंड्री ने पुलिस से अपनी शिकायत में कहा कि वो अपने अरकान ख़ानदान के साथ वरंगल में हुई सम्मक्का सारा लम्मा यात्रा में शिरकत के लिए घर को खुफर डालकर रवाना हुए। जब वो वापस हुए तो उन्हें ये देखकर हैरत हुई कि बावर्ची खाने का पिछला दरवाज़ा खुला था और घर की अलमारी से 2 तोले के तिलाई जेवर के साथ साथ नकद रकम भी गायब थी। इनकी शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने एक केस दर्ज कर लिया और चोरी के मुकाम का मुआयना करने के बाद मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसकी शिनाख्त 27 साला विघ्नेश के तौर पर की गई है। जॉइंट कमिश्नर पुलिस सीसीएस हैदराबाद गजाराव भोपाल ने कहा है कि सीसीएस की क्राइम टीम का अहिया किया गया है। अब ये टीमें पहले की तरह काम कर रही हैं। सीसीएस के लिए दरकार अमले को दस्तयाब करवाया गया है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीसीएस पर खुसूसी तवज्जो मरकूज किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि महेश बैंक के मामले की भी तहकीकात की जा रही है। सीसीएస్లో ఇప్పుడు మళ్ళీ క్రైమ్ టీమ్స్ని పునరుద్ధరించడం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా ప్రతి జోన్కి ఒక టీం పెట్టాము. మొత్తం ఈ క్రైమ్ టీమ్స్ అందరికీ ఏసీపీ హరీష్ కౌశిక్ ఆయన ఇన్ఛార్జ్ ఉన్నారు. అలాగే ప్రతి డివిజన్కి ఒక ఇన్స్పెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో ఒక టీం స్పెషల్ క్రైమ్ టీం పెట్టడం జరిగింది. వీళ్ళు రెగ్యులర్గా జరిగే ఈ దొంగతనాలపై కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తూ ఇన్ఫర్మేషన్ డెవలప్ చేసుకుంటూ వాటిని డిటెక్ట్ చేయడానికి వీళ్ళు కూడా అలాంగ్ విత్ లా అండ్ ఆర్డర్ పోలీస్ స్టేషన్స్ చేయడం జరుగుతుంది. ఈ పద్ధతి ఇదివరలో ఉండేది, కానీ ఇప్పుడు మనకి స్పెషలైజ్డ్ క్రైమ్ ఎక్కువైపోవడం వల్ల దాని మీద మనం అంత శ్రద్ధ పెట్టలేకపోతున్నాం. కానీ మనకి మళ్ళీ ఇప్పుడు తగినంత స్ట్రెంగ్త్ సామర్థ్యం వచ్చింది కాబట్టి మళ్ళీ టీమ్స్ని పునరుద్ధరించి మళ్ళీ వాళ్ళు ఇంతకుముందు చేసినట్టే వర్క్ చేస్తున్నారు. ఇందులో మనం ఈ మధ్య మొదటిసారి హ్యాబిట్స్ సెంట్రల్ జోన్ టీము అండర్ ఎస్ఐ హనుమంతు వాళ్ళు మొట్టమొదటిసారిగా కేసు డిటెక్ట్ చేశారు. ఇది అమౌంట్ మరీ పెద్దది కాదు. మా లెవెల్లో మా సాధారణంగా అయితే పెట్టే ఈ క్రైమ్ మీటింగ్ ఈ ప్రెస్ మీట్ కాదు, ఒక గొలుసు 1,30,000 అమౌంట్. కానీ మనకి ఇది సింబాలిక్గా చాలా ముఖ్యమైన ఘట్టం. సిసిఎస్లో మన క్రైమ్ టీమ్స్ని రెగ్యులర్గా జరిగే ప్రాపర్టీ అఫెన్సెస్ కానీ వేరే ఇతర అఫెన్సెస్ కానీ డైరెక్ట్గా మన వాళ్ళే దీన్ని ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి చేయించారు. చాలా ఇది శుభ పరిణామం. మిగిలిన అన్ని టీమ్స్ కూడా ఇది మంచి ఎంకరేజ్మెంట్గా ఉంటుందని మన సిపి గారు కూడా దీనిపైన ముఖ్యంగా సిసిఎస్ పైన శ్రద్ధ పెట్టి దీన్ని చాలా ఎఫెక్టివ్ ఆర్గనైజేషన్గా తీర్చిదిద్దడానికి అన్ని ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. మనకి స్పెషలైజ్డ్ క్రైమ్, ఎకనామిక్ అఫెన్సెస్, ముఖ్యంగా సైబర్ క్రైమ్స్ మనకి ఎక్కువ మన వనరుల్ని మ్యాన్ పవర్ని కూడా తీసుకున్నప్పటికి కూడా ఈ రెగ్యులర్ క్రైమ్ని కూడా సిసిఎస్ ద్వారా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం ఈరోజు జరిగింది. మన సిపి గారు కూడా దీనిపైన ముఖ్యంగా సిసిఎస్ పైన శ్రద్ధ పెట్టి దీన్ని చాలా ఎఫెక్టివ్ ఆర్గనైజేషన్గా తీర్చిదిద్దడానికి
అన్ని ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి. మనకి స్పెషలైజ్డ్ క్రైమ్, ఎకనామిక్ అఫెన్సెస్, సైబర్ క్రైమ్స్ మనకి ఎక్కువ మన వనరుల్ని, మ్యాన్ పవర్ని కూడా తీసుకున్నప్పటికి కూడా ఈ రెగ్యులర్ క్రైమ్ కూడా సిసిఎస్ ద్వారా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయడం ఈరోజు జరిగింది. థ్యాంక్ యూ. ఎవరింట్లో దొంగతనం అయింది? రెసిడెంట్ ఆఫ్ గన్ ఫౌండరీ. ఇతని తాత వరకు ఉన్న ఇంట్లో గన్ ఫౌండరీలో పక్క ఇంట్లో వాళ్ళ తాత వరకు వాళ్ళంతా నమ్మక్క తారక జాతరకు వెళ్ళారు. బ్యాక్ డోర్, కిచెన్ బ్యాక్ డోర్ ఓపెన్ చేసుకుని లోపలికి వెళ్ళి అతని కీ ఎక్కడ పెడతారో తెలుసు కాబట్టి ఆ కీ ద్వారా తీసి క్యాష్ తర్వాత తీసుకొని వెళ్ళిపోయాడు. వాళ్ళు వచ్చి చూస్తున్నారు, బట్ వాళ్ళకు ఎక్కడ పోయింది అర్థం కాదు. తర్వాత మన వాళ్ళు కొంచెం వర్కౌట్ చేసి అతన్ని సస్పెక్ట్ చేసి తీసుకురావడం జరిగింది. అతడు వాలంటరీగా కన్ఫెస్ చేశాడు. అతని పొజిషన్లో ఈ క్యాష్ అవి చైన్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. मोतमद उमूमी कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सैयद अहमद पाशा खादरी ने एतमाद उर्दू डेली के मुदीर आला बुरहानुद्दीन अवैसी और मलकपेट एमएलए अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के साथ मलकपेट फंक्शन हॉल में एमआईएम के कौमी सदर व रुकन पार्लिमान हैदराबाद असद ओवैसी और कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन अवैसी की सलामती, हिफाजत और उम्र दराजी के लिए मुनक़िदा दुआया महफिल में शिरकत की। इस मौके पर मजलिस के इब्तदाई सदूर व कारकुनान भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना के बीसी वेलफेयर मिनिस्टर गांगुला कमलाकर ने रियासती बजट 2022-23 में महकमे के लिए मुनासिब बजट मुख्तब करने का ताल्लुक से अपने दफ्तर पर आला सतह का जायजा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी बुर्रा वेंकटेश के अलावा बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट के आला अहदेदार भी मौजूद थे। इजलास में पेश किए गए तजावीज़ फाइनेंस मिनिस्टर को पहुंचाए जाएंगे। अमीर मिल्लत इस्लामिया मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी अल मारूफ जाफ़र पाशा मोहतमीम दारुल उलूम हैदराबाद के हाथों मस्जिद उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का संग बुनियाद महबूब कॉलोनी वट्टेपल्ली हैदराबाद में रखा गया। मस्कुरा मस्जिद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम तामीर की जा रही है। इस मौके पर सदर मस्जिद सादिक साहब, मुतवल्ली मस्जिद कारी मोहम्मद शफीउर रहमान, मोहम्मद रफ़ी और दीगर भी मौजूद थे। सदर YSRTP YS शर्मिला के प्रजा प्रस्थानम दौरे को खतियत दे दी गई है। शर्मिला ने बताया कि ये पैदल दौरा का 10 मार्च से दोबारा आगाज होगा। वाज़े रहे कि साले गुज़िश्ता 9 दिसंबर को शर्मिला का ये पैदल दौरा इंतखाबात के ज़ाब्ते अखलाक की वजह से रोक दिया गया था। दौरे का दोबारा आगाज जिला नलगुंडे के हिली गोदाम गांव से होगा। तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड में मुतवल्ली ज़ुमरे के मेंबरान के लिए 28 फरवरी को इंतखाबात मुनक़िद किए गए, जिसमें दरकार 2 मेंबरान के लिए जुमला 7 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। जुमला 475 वोटर्स में से 300 वोटर्स ने अपने हक़ राय का इस्तेमाल किया, जिनमें से 36 वोट्स को नाकारा करार दिया गया। 264 कारामद वोटों में से सैयद अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी ने 211 वोट्स और अबुल फतेह सैयद बंदगी बादशाह खादरी ने 36 वोट्स हासिल करते हुए अपनी कामयाबी दर्ज करवाई। कैटेगरी 3 में रुकन बार काउंसिल के 2 उम्मीदवार थे, जिनके इंतखाब के लिए हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर व इलेक्शन ऑफिसर एल शर्मन ने खुरा अंदाजी के जरिए जाकिर हुसैन जावेद को मुंतखब किया। इंतखाबात का ये सिलसिला शाम 6 बजे तक चला। 6:30 बजे एल शर्मन ने नतीजे का ऐलान किया। तेलंगाना के वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने महकमे जेल के कारकर्दगी पर अपने दफ्तर पर जायजा इजलास मुनक़िद किया। इजलास में प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम रवि गुप्ता, डीजी प्रिजन जितेंद्र ने जेल निज़ाम में तरक्याती कामों पर वजीर दाखिला की सताइश की। महमूद अली ने तमाम जेल हुक्काम को हिदायत दी कि जेलों में किसी किस्म की तकलीफ के बगैर काम अंजाम देने को यकीनी बनाया जाए।